आज पढ़ते हैं पतंग कविता जो है। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा लिखित। पतंग कविता के लिए पहली चीज जो है वो है कवि के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, ये क्या है? काव्य संग्रह। इसी से अपनी पतंग कविता ली गई है। तो पतंग कविता जो है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दुनिया रोज बनती है। अब पतंग कविता में क्या है? एक तो प्राकृतिक छटा का वर्णन है, प्लस बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। सुलभ चेष्टाओं का, बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। पतंग कविता में हमारे कवि आलोक धनवा ने पतंग कविता का क्या किया है? मानवीकरण किया। क्या किया है? मानवीकरण। यानी संपूर्ण कविता जो है वो मानवीकरण अलंकार से अभिप्रेरित है या फिर मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही चलते हैं, पतंग कविता में बिंब जो है वो काम में लिए गए। अब पतंग के माध्यम से बच्चों की कल्पनाएं किस प्रकार से कवि कहता है, तो कवि प्रारंभ करता है। कविता का प्रारंभ जो है वो है तेज बौछारे गई। इसका अर्थ है सावन महीना बीत चुका है। तेज बौछारे गई, भादो गया। भादो का अर्थ क्या ले लेते हैं? भादवा जो है, भादो का अर्थ है भाद्रपद, अर्थात बीत चुका है, चला गया है। भादो गया मतलब बीत या बीता या बीत गया। भादो गया, भादो कोई मनुष्य नहीं है, भादो का महीना है, लेकिन कवि ने संपूर्ण कविता का मानवीकरण कर दिया, इसलिए क्या है कि भादो गया। शरद आया फूलों को पार करते हुए, तो यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन कवि ने किया है कि शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए। यहाँ कवि ने चमकीली साइकिल किसे कहा है? चमकीली साइकिल। तो कवि ने चमकीली साइकिल जो है वो शरद ऋतु में सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणों को ही कवि ने क्या है? चमकीली साइकिल की संज्ञा दी है। कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सूर्य उदय हो जाता है और सर्दी की ऋतु में यानी भादवा चला जाने के बाद, सावन के तेज बौछारें बीत जाने के बाद, बच्चे जो होते हैं सूर्य का प्रकाश जैसे ही सवेरे आता है, किरणें आती है, तो तेज चमकीली साइकिल चलाते हुए इशारे से बच्चों को बुलाते हुए, इशारों से अर्थ है जैसे ही वो बाहर धूप देखते हैं बच्चे दौड़कर पतंग उड़ाने लग जाते हैं या पतंग के लिए वे छत पर दौड़कर चले जाते हैं, इशारों से बुलाए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसका अर्थ क्या है? आकाश को मुलायम बनाने का अर्थ है शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ सुथरा स्वच्छ होता है, आसमान में बादल नहीं होते, दुनिया की सबसे हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, रंगीन कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, सबसे पतला और हल्का धागा उड़ सके, अर्थात आसमान को मुलायम बनाने का अर्थ है शरद ऋतु में आसमान जो होता है पतंग के उड़ने योग्य होता है, एकदम साफ सुथरा जो है आसमान होता है और आराम से पतंग उड़ सकता है। आगे कवि कहता है कि अब दौर शुरू होता है किसका? अब दौर शुरू होता है तितलियों की नाजुक दुनिया का। तितलियों की नाजुक दुनिया, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है? तो तितलियां रंग बिरंगी होती हैं,
और उनके पंख जो होते हैं वो कोमल होते हैं। आसमान में जैसे तितलियां उड़ती है, जो दृश्य बनता है, ठीक उसी प्रकार से जो रंगीन तरह तरह के अनेक रंगों की पतंगे जो हैं आसमान में उड़ती है, उनको देखकर कवि को लगता है जैसे कोई ये तितलियों की नाजुक दुनिया हो। या फिर मान लीजिए आसमान में रंग बिरंगी उड़ती पतंगों देखकर कवि को लगता है कि कोई तितलियों का नाजुक दौर जो है वो शुरू हो रहा है। आगे चलते हैं। तितलियों की नाजुक दुनिया के बाद कवि क्या कहता है कि जैसे वे जन्म से साथ लाते हैं कपास। जन्म से साथ कपास लाने का क्या आशय है? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जन्म से साथ लाते हैं कपास, बच्चों में और कपास में समानता है। कपास का दूसरा नाम रुई भी है। और रुई की क्या विशेषता होती है कि वो एक तो गद्देदार होती है, चोट सहने में सक्षम होती है, यानी चोट सह सकती है, वो कोमल होती है, हल्की होती है, या आप कह सकते हैं नाजुक जो है वो होती है। ये सारी समानताएं बच्चों में भी है। बच्चे जो होते हैं कोमल होते हैं, चोट सहने में सक्षम होते हैं, पतंग उड़ाते हुए गिर जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो खेल खेल में अपनी चोट को या अपने दर्द को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बच्चे नाजुक होते हैं, हल्के होते हैं और रुई की भांति चोट सहने में सक्षम होते हैं। या फिर मान लीजिए रुई यानी कपास और बच्चों में एक साथ समानता होने के कारण ही कहा गया है कि वे जन्म से ही साथ लाते हैं कपास। जब वे दौड़ते हैं पतंग उड़ाते हुए तो अपनी छतें जो होते हैं कठोर, उनको नरम बनाते हुए, यानी नंगे पांव दौड़ते हैं। उनके पाँव में छत का कठोरपन जो है वो बिल्कुल नहीं लगता। और जब दौड़ते हैं छत के ऊपर जो ध्वनि आती है उससे कभी लगता है कि सभी दिशाओं को वे किसके समान बजाते हैं, मृदंग के समान बजाते हैं। अर्थात तेज दौड़ते हैं तो उनके पैरों से आने वाली ध्वनि से कभी लगता है कि चारों दिशाओं में कोई मृदंग की ध्वनि बज रही है। और जब वे छतों के खतरनाक किनारे से जाते हैं तब उन्हें बचाता है उन्हीं के शरीर का रोमांचित संगीत। रोमांचित संगीत। तो बच्चों को छतों के खतरनाक किनारे से जाने से और गिरने से कौन बचाता है? तो शरीर का रोमांचित संगीत का अर्थ है बच्चे जिस काम को अपने मन से करते हैं तो वे एक लय में डूब जाते हैं, उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और उनके मन में एक संगीत सा बजने लगता है। और वे पेड़ों की डाली की भांति अपने शरीर को इस प्रकार झुकाते हैं। उनका शरीर झुकना या फिर मान लीजिए मुड़ना, वो सारी क्रियाएं जो हैं बेहद सुंदर होती है। और यदि वे खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं तो निर्भय होकर दूसरे दिन जैसे ही सूर्य उदय होता है सामने आ जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो कवि ने यहाँ प्रकृति का वर्णन किया है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, या फिर मान लीजिए उसका मानवीकरण कर दिया है। साथ में ही बच्चों की जो कल्पनाएं हैं, बच्चों का जो कार्य है, किस प्रकार वे चारों दिशाओं में दौड़ते हुए, अर्थात धरती पेट भरती उनके पास आती है। वे दौड़ते हैं तो बेसुध दौड़ते हैं, उन्हें होशो हवास नहीं रहता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं। और जब पतंग आसमान की ऊंचाई पर उड़ती है तो ऐसा लगता है बच्चे भी उनके साथ उड़ रहे हैं, उनकी कल्पना उनके साथ उड़ रही है। उनकी पतंग आसमान को छूती है तो वे एक धागे के सहारे, ऐसा लगता है बच्चों को कि हम भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। तो बाल सुलभ चेष्टाओं का और प्रकृति की मनोरम छटा का वर्णन कवि ने अपनी कविता पतंग के माध्यम से किया है। और ये कविता जो है आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। पहले बता दिया है दुनिया रोज बनती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं कैसे? तो पतंग जैसे जैसे आसमान की ऊंचाई को छूती है बच्चे रोमांचित हो जाते हैं और वे कल्पना के माध्यम से पतंगों के साथ उड़ने लगते हैं। अर्थात उनका पूरा ध्यान जो है वो पतंग के ऊपर होता है। और पतंग जैसे मान लीजिए नीचे गिरने का प्रयास कर रही है या गिरती है हवा के कम होने से, जैसे बच्चों को लगता है कि हम ये गिर रहे हैं, पतंग नहीं उड़ रही है आसमान में, हम उड़ रहे हैं। इस प्रकार क्या है कि बच्चों की जो कल्पनाएं हैं वो साकार हो उठती है कि पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चे और निडर कब हो जाते हैं? जब वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं। तो दूसरे दिन जैसे सूर्य उदय होता है वे और निडर हो जाते हैं
यानी उनमें जो रहा सा डर है वो भी खत्म हो जाता है। वे जान जाते हैं इतनी लगने वाली है, वापिस सूर्योदय होते ही पतंगे लेकर एकदम निर्भय होकर, निडर होकर आसमान में पतंगे उड़ाने लग जाते हैं छतों पे आकर। तो एक बार गिरते हैं और गिरकर जब बच जाते हैं तो और भी निडर हो जाते हैं। पतंग कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो शरद ऋतु का वर्णन हुआ है। किस ऋतु का हुआ है? शरद ऋतु का वर्णन हुआ है, वो भी मानवीकरण रूप में हुआ है। पतंग किसका प्रतीक है? तो बच्चों के उल्लास और उमंग का प्रतीक जो है वो अपनी पतंग कविता है या पतंग है। बिंब स्पष्ट करने अपने को, बिंब क्या है? तेज बौछारें, बौछारें है इसका अर्थ आगे आगे बढ़ रही है तो गतिशील हो जाएगा, गतिशील दृश्य बिंब हो जाएगा। सवेरा हुआ, सवेरा हो चुका है तो स्तर यानी स्थिर दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यह भी स्थिर बिंब है, स्थिर बिंब हो जाएगा। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। आकाश को मुलायम बनाते हुए स्पर्श, आकाश छूने का स्पर्श बिंब हो जाएगा। घंटी बजाते हुए सुनाई दे रही है घंटी, सर्वे बिंब हो जाएगा। पतंग ऊपर उठ सके दृश्य गतिशील बिंब हो जाएगा। और शुरू होता है तितलियों का नाजुक दौर। तो पतंग आसमान में रंग बिरंगी उड़ती है, पतंगों में और तितलियों में समानता है और जन्म से वे साथ लाते हैं कपास। बच्चों में और कपास में क्या तुलना की गई है दोनों में? इसका अर्थ है कि पतंग कविता के सभी क्वेश्चन जो हैं हमने ठीक प्रकार से देख लिए।